हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो हम लोग शुरू करेंगे मार्च 2020 का लेक्चर सेकेंड करंट अफेयर्स। उम्मीद है कि पहले के जो करंट अफेयर्स हैं वो आप लोगों ने वीडियोस जो हैं वो देख लिए होंगे और उसके जो नोट्स हैं वो आप तक बना चुके होंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो पहली आपकी न्यूज़ जो रही मार्च 2020 की क्या रही, अगर आप हेडिंग पढ़ें, कैबिनेट अप्रूवल मेगा कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब अगर हम लेमन लैंग्वेज में देखें तो वो होता है आपके गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं जिनमें गवर्नमेंट की एक अच्छी खासी हिस्सेदारी होती है। जैसे कि आपने सुना होगा एसबीआई, पीएनबी हो गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो गया। ठीक है, ये सब कुछ बड़े बड़े क्या हो गए आपके, कैनरा बैंक हो गया, ये बैंक हो गए। तो सरकार ने डिसाइड किया है कि इन बैंकों को किया था, अब तो मर्ज हो गए, तो पुरानी न्यूज़ है लेकिन एग्जाम में आपके आ सकती है कि बैंकों को मर्ज किया जाएगा। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, क्वेश्चन ये बन सकते हैं आपके कि जो मर्जर हुआ है, किस बैंक का मर्जर किस बैंक में हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन काफी बन सकते हैं। ठीक है, एमालगेशन जो, जैसे अगर मैं यहाँ पहली बात करूँ कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया इनटू पीएनबी। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया प्लस ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया दोनों का जो एमालगेशन है वो किस में कर दिया है, पीएनबी में कर दिया है। यानी कि अगर आप इस समय पीएनबी का डेबिट कार्ड देखेंगे जो अभी इश्यू हो रहा है, उसमें तीनों बैंकों के जो सिंबल हैं वो बने हुए हैं। यानी कि यूबीआई का सिंबल बना हुआ है, फिर ओबीसी का सिंबल बना हुआ है और सबसे आखिरी में पीएनबी का सिंबल बना हुआ है। अब रही बात हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पीएनबी बैंक में कौन से दो बैंक मर्ज हुए हैं, तो आपको हो सकता है कि ए बी सी डी करके यहाँ पे दे दे यूबीआई प्लस कैनरा बैंक या यूबीआई प्लस जो आंसर है ओबीसी बैंक, ऐसे करके। तो देखो इसलिए आपको याद करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं इसी में ही, जैसे सिंडिकेट बैंक जो है उसका मर्जर किसमें किया गया है, कैनरा बैंक में किया गया है। ठीक है, उसी के बाद अगर आगे बढ़ें, कॉरपोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक का मर्जर जो है वो किसमें किया गया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया है। ठीक है, और इलाहाबाद बैंक इनटू इंडियन बैंक में किया गया है। ठीक, तो हमारा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना भी अगर आप याद कर लो, जो ये वाला सेक्शन है, वीडियो को पॉज करके इससे आप नोट्स बना सकते हैं, तो इतना भी अगर आप याद कर लें तो आपका एक क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत आराम से आ सकता है। अब अगर आप देखें तो ये वर्ड जो यूज कर रहे हैं कि मर्जर है या एमालगेशन है, उसी को थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। हाउ इज एमालगेशन इज डिफरेंट फ्रॉम मर्जर। ठीक है, टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये एमालगेशन है ना कि मर्जर है। कैसे, अ मर्जर इज वेयर टू और मोर बिजनेस एंटिटीज कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी। ठीक है, यानी कि ए प्लस सी या बी होने के बाद क्या बनेगा, एक नई एंटिटी बनेगी, वो होता है आपका क्या, मर्जर होता है। ऑन द अदर हैंड एमालगेशन ऑन द बेसिस एंटिटी एक्वायर वन और मोर बिजनेस, यानी कि इसमें एक्यूजेशन जो होता है वो होता है। यानी कि जैसे कि इसमें अगर हम देखें पीएनबी जो है वो एक्विजिशन कर रहा है यूनियन बैंक का और ओरिएंटल बैंक का। ठीक है, नया नाम नहीं आ रहा, उसी के नाम दोनों चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका न्यूज ये रहा, लग्जमबर्ग, अगर आपको दिख रहा हो, थोड़ा छोटा हो जाता है यहाँ पे, तो लग्जमबर्ग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये एक यूरोप की कंट्री है लग्जमबर्ग, और वहां पे फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, यानी कि वहाँ अगर कोई भी गवर्नमेंट बसेस हैं या गवर्नमेंट आपकी ट्रेन्स हैं या गवर्नमेंट आपकी मेट्रोज हैं, वो सब अब आपकी क्या होंगी, फ्री होंगी। ठीक है, फ्री में आइए, फ्री में यात्रा कीजिए। तो देखिए अगर आप इधर की तरफ ध्यान लगाएं, लग्जमबर्ग इन यूरोप हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक ऑल फॉर्म्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। ठीक है, एंड इट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री इन यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और कुछ और अगर मिल रहा है, अराउंड 0.2 मिलियन पैसेंजर ट्रैवल टू लग्जमबर्ग फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्रीज सच एज बेल्जियम, फ्रांस एंड जर्मनी। क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यूरोपियन यूनियन जो है
वहाँ पे किसी भी कंट्री का जो सिटीजन है किसी भी कंट्री में बिना किसी पासपोर्ट के या वीज़ा के जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने कर दिया है। और अगर इसी न्यूज़ को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इन्होंने जोड़ने की कोशिश की है किससे, इंडिया की न्यूज़ से। तो वो देखिए क्या है, इन अक्टूबर 2019 द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली अनाउंस्ड सिमिलर स्कीम, ठीक है। अभी जो आपके केजरीवाल गवर्नमेंट है उन्होंने ये सिंपल की थी, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये था कि यहाँ पे सिर्फ किसके लिए थी, वुमेन्स के लिए। जो आपकी दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बसेस थी उनमें जो है फ्री जो है वो कर रखा था, ठीक है। और इसके लिए कहा भी गया कि 10,000 बसेस और ज़रूरत है। लेकिन अभी तक ऑल्सो दिल्ली मेट्रो इज हाईली एक्सपेंसिव फॉर इट्स हाई ऑपरेशन कॉस्ट, मोर स्टेप्स हैव टू बी टेकन केयर। ये अलग न्यूज़ है, लेकिन अभी मेट्रो में अलाउड नहीं किया गया था। चलो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ ये रहा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर कॉन्स्टिट्यूट्स कमेटी ऑन कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स गाइडलाइन, ठीक है। ये आपका हेडिंग है। तो ये हेडिंग क्या है, तो यहाँ से देखो, सबसे पहला एक आपको सीधा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेंगे, सक्सेना कमेटी, क्योंकि जिस जो कमेटी का चेयरमैन होता है उसी के नाम पे, उसके सरनेम पे आपकी क्या बढ़ जाती है, कमेटी का नाम पड़ जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, सक्सेना, ऐसा सकता है कि सक्सेना कमेटी किस लिए स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। तो कमेटी क्या स्टैब्लिश क्या किस लिए की गई थी, तो ये रहा उसका सब्जेक्ट, कमेटी विल एग्जामिन एंड रिकमेंड कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज गाइडलाइन, ठीक है। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज गाइडलाइन। तो इसका मकसद क्या है कि असल में आपके जो हमारे यहाँ फॉरेस्ट है वहाँ पे काफ़ी आपकी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो रहती हैं या उस जंगल के आसपास रहती है। तो ये कमेटी ये बताएगी कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जंगल के अंदर या उसके आसपास, वो किस तरीके से आपका एक कह सकते हो कि एमालगेशन से या कह सकते हो कि फ्रूटफुल तरीके से एक साथ रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करे, जो आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेज उसका यूज़ करे बिना फॉरेस्ट को नुकसान पहुँचाए। तो दोबारा आते हैं, क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आएगा तो आपसे पूछेगा व्हाट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सक्सेना कमेटी, तो रट्टा मार के जाना CFR, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज गाइडलाइन। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, यहीं से एक असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है, और वो है आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक। ये रिपोर्ट में आपको, ये देहरादून में हमारा FSI है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये रिपोर्ट वही पब्लिश करता है। तो इसमें बताते हैं कि टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं जहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, या डेंजी फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो ये जरा पढ़ लेना आप लोग, मुझे लगता है एग्जाम में आ सकता है। और टोटल कितना जो आपका परसेंटेज है इंडिया का वो फॉरेस्ट कवर एरिया है। तो पढ़ाने को मैं भी आपको पढ़ा दूँ, पर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये असाइनमेंट के तौर पे आप लोग सर्च करें। प्लीज़ असाइनमेंट्स को मेरे आप सीरियस लीजिए, ठीक है। असाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको और कुछ अगर गाइडेंस चाहिए असाइनमेंट्स को लेकर, समझ में नहीं आ रहा तो आप सीधे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका इसका जवाब आपको दूंगा। तो यहाँ से असाइनमेंट को मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि क्या क्या असाइनमेंट्स आपको करने हैं। तो पहला, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो FSI पब्लिश करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देहरादून में है। ये रिपोर्ट में पढ़ना है टॉप 3 स्टेट जहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं अकॉर्डिंग टू द FSI, और परसेंटेज वाइज टोटल एरिया कितना फॉरेस्ट कवर एरिया है, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन जो आप लोग करेंगे वो ये सर्च करेंगे कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो हमारे यहाँ किस स्टेटों में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, हो सकता है आप में से कई लोग को पता नहीं हो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट होते क्या है। भाई, नॉर्मल फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या फ़र्क है, तो यहाँ थोड़ा अगर मैं आपको हिंट दूँ, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं, हमेशा कोस्टल एरिया में। and mangrove forests are able to survive in fresh water as well as saline water, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कोस्टल एरिया में इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको ये मेंटेन करके रखते हैं। जो आपका कोस्टल इरोजन होता है ड्यू टू दी जो वेव्स, जो ओशंस होती हैं उनकी इंटेंसिटी को बिल्कुल कम कर देते हैं कि वेव्स मिट्टी को कम से कम करते, तो वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। मार्च 4 कैसे क्या करते हैं सेलिब्रेट, नेशनल सिक्योरिटी डे, ठीक है। और वो क्यों करते हैं लिखा हुआ भी है,
to honor the work of Indian security forces. This include every security personnel, policemen, paramilitary forces, squads, commandos and army officers. ठीक है. और इसका अगर नीचे देखें क्या है, नेशनल सिक्योरिटी डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन March 4th every year because the National Security Council was established on the very same day. ठीक है, यानी कि NSC नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल 4 मार्च को ही बनी थी, इसीलिए डिक्लेयर कर रखा है. ठीक है. और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, अगर देखें जो बनी थी आपकी, तो यहाँ का ये बनी थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल 4 मार्च 1998 को. ठीक है, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है प्राइम मिनिस्टर थे. और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अगर ऑब्जेक्टिव देखना है तो ये लिखा हुआ है, लुक इनटू द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ इंडिया. नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगली न्यूज की तरफ. ग्लोबल कोलिशन फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉन्च्ड ऑन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो देखो हमें एमसीक्यू के लिए मिल गया कि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है वो हम हर साल 3 मार्च को मनाते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपको ये मिला, 3 मार्च को मनाते हैं. देन आपका सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इस दिन क्या किया गया था, कोलेशन ऑफ क्या किया गया कि सारे दुनिया के जितनी भी कंट्रीज हैं वो कोलेट हों, आपस में मिलें, और जो दुनिया भर की बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या किया जाए, बचाया जाए. देखो लिखा हुआ है ना, द कोलेशन वाज नेम्ड यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. फिर द कन्वेंशन इज टू बी हेल्ड इन चाइना इन अक्टूबर 2020. वो फिर कोविड के कारण अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया इसका, तो उसकी बात नहीं करेंगे. और यहाँ से एक और चीज आपको मिल रही है, वो है आपका, दिख रही होगी आपको, और वो है आपकी IPBES. इसका मीन्स होता है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम. ठीक है, ये IPBES, फाइंडिंग दैट मोर देन 1 मिलियन स्पीसीज आर अंडर द रिस्क. तो ये एक एनवायरनमेंट के लिए क्वेश्चन देखो आपको मिल गया कि कितनी मिलियन स्पीसीज रिस्क पर है. 1 मिलियन, ये कभी भी खत्म हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है. ठीक है. और ये जो आपका है IPBES, ये स्टैब्लिश कब किया गया था, तो स्टैब्लिश इन पनामा सिटी इन 2012 बाय 94 कंट्री. अब आप पूछोगे पनामा कहाँ है, तो पनामा आपका हो गया सेंट्रल अमेरिका में. ठीक है, सेंट्रल अमेरिका. चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग. अगला आपका ये रहा, रेड पांडा स्पीसीज आर 2 सेपरेट स्पीसीज. ठीक है, व्हाइट पांडा आपने सुना होगा, रेड पांडा सुना होगा, तो इसमें कहा गया रेड पांडा स्पीसीज आर 2 सेपरेट स्पीसीज. तो इसको देखें, द चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस डिस्कवर्ड दैट रेड पांडा स्पीसीज आर एक्चुअली 2 सेपरेट स्पीसीज. बोथ द हिमालयन रेड पांडास एंड चाइनीज रेड पांडा वर टुगेदर कंसिडर्ड एज रेड पांडा. तो कुछ नहीं किया उन्होंने, ये कर दिया है कि जो आपका रेड पांडा, ठीक है, उसको इन्होंने बता दिया कि 2 तरीके के होते हैं. एक जो होता है जो हिमालयाज में हमारे यहाँ मिलता है, यानी कि आसाम हो गया, सिक्किम हो गया, नेपाल हो गया, थोड़ा बहुत ही जगह मिलता है. और इन्होंने दूसरा बना दिया भाई क्या, चाइना. तो जो भी इनकी स्टडी रही है उसके बेसिस पे इन दोनों को उन्होंने क्या कर दिया, अलग कर दिया. ठीक है, जैसे इन्होंने क्या, देखो यहाँ क्या लिखा है, चाइनीज रेड पांडा, दिख रहा है आपको, चाइनीज रेड पांडा कहाँ मिलते हैं, नॉर्थ म्यांमार में, सिचुआन में मिलता है, साउथ ईस्ट तिब्बत में मिलता है, एंड यूनान प्रोविंस ऑफ चाइना. जबकि हिमालयन रेड पांडा उन्होंने बोला इंडिया, नेपाल, भूटान. और इंडिया में कहाँ कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, नेपाल में, और थोड़ा बहुत अगर मिला है कभी तो मिलता था उत्तराखंड में. फिर यहीं से एक और चीज मिलती है कि रेड पांडा की जो एक्चुअल पॉपुलेशन बता रहे हैं वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 10,000. यानी भाई इनको बचाना बहुत जरूरी है. इसीलिए IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें रेड पांडा को कैसे रखा गया है, एज अ इंडेंजर्ड स्पीसीज. ठीक है, यानी कि लगभग खत्म होने की कगार पे है, तो इनको भाई बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं क्या आ सकता है एग्जाम में. RAL-DER-X न्यू एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डिवाइस डेवलप्ड बाय DRDO एंड IISc बैंगलोर या बैंगलोर. तो यहाँ सिंपल पूछ सकता है आपसे एग्जामर MCQ में कि RAL-DER-X क्या है. तो ये एक तरीके का डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करता है किसको, एक्सप्लोसिव
जो कंटेंट होता है उसको करता है। तो इसका यूज़ क्या करेंगे पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में और बॉर्डर्स में कि कोई अपने बैग के अंदर या किसी चीज़ के अंदर छुपा के किसी तरीके का एक्सप्लोजिव तो नहीं ले जा रहा है, तो उसके लिए ये एग्जाम में आप आ सकता है, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस यूज़ करेंगे। तो आप ठीक है, क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में कि रैल डेल डर एक्स क्या है, तो टू डिटेक्ट द एक्सप्लोजिव कंटेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है कि अबव नॉर्मल हीट वेव ड्यूरिंग समर इन इंडिया। तो अगर आप ये लेफ्ट की तरफ देखो तो ये सारा का सारा आपको क्या दिखाता है, हीट वेव दिखा रहा है, रेडिश। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये आपका राजस्थान हो गया, गुजरात का कच्छ हो गया, इसके से और गर्मी बढ़ जाती है। तो आईएमडी ने बोला है कि जो मार्च अप्रैल मई है आर टू बी वार्मर देन दी नॉर्मल, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी ग्लोबल वार्मिंग हुई है और जो आपके क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो उन्होंने प्रेडिक्शन करना शुरू किया है कि भाई अब आने वाले सालों में मार्च भी बहुत गर्म रहेगा, अप्रैल भी बहुत गर्म रहेगा, मई भी गर्म रहेगा, क्योंकि जून जुलाई तक आते आते आपका मानसून आ जाता है। यानी कि अब हमको अपनी लाइफस्टाइल में बहुत चेंज करना है। और दूसरा उन्होंने बोला है कि खास तौर पे हिमाचल, जो हिमालयन स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना तक आप क्या महसूस करेंगे, हीट वेव जोन। यानी कि जो मार्च अप्रैल मई में हो सकता है कि इससे मौतें ज़्यादा हो। ठीक है, हीट शॉक जिससे हम लोग बोलते हैं ना, जिसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट शॉक लग जाता है, उससे ज़्यादा हो। तो ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी तरफ हम लगातार पेड़ों की संख्या या पेड़ों के नंबर क्या करते आ रहे हैं, कम करते आ रहे हैं, तो हमें इसके बारे में सोचना होगा। चलो, तो ये हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। चलो स्टूडेंट्स, अगली न्यूज़ देते हैं हम लोग। तो जैसा कि आपको हेडिंग दिख रही होगी, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, तो 1 मार्च को क्या डिक्लेयर किया गया, डिस्क्रिमिनेशन डे वाज ऑब्जर्व, या जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे वाज ऑब्जर्व ऑल ओवर दी वर्ल्ड। डिस्क्रिमिनेशन किसके बीच में हो गया, आपका मेल और फीमेल के बीच में, चाहे वो एजुकेशन हो या जॉब हो, पूरी दुनिया में किसी न किसी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किया जाता है। तो उसी को खत्म करने के लिए ये जो आपका डे है वो शुरू किया गया है। ठीक है, टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन एंड इनक्वालिटीज फेस्ड बाय द वुमेन एंड गर्ल्स, इट्स एम टू प्रोटेक्ट rights of women and promote their empowerment and gender equality. This year the day was observed under the theme. तो यहाँ से हमें 2 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू के लिए मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये मिल रहा है हमको, फर्स्ट क्वेश्चन क्या मैंने बोला कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब किया जाता है, तो आप फर्स्ट मार्च ठीक करेंगे। और इस साल का थीम क्या था, 2020 का थीम क्या था, तो आप टिक करेंगे जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल। ठीक, बाकी यहाँ अगर आप अपना ध्यान दें, हेडिंग पे जाओ, मैंने अंडरलाइन किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDGM बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट गोल है आपके, इसमें 20 गोल्स रखे गए हैं। तो द यूनाइटेड नेशन एम्स टू एंड द थ्रेट टुवर्ड्स एड्स प्रोग्राम बाय द ईयर 2030 एज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, अच्छा खैर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका ये रहा, मार्च 3 जो है वो कैसा अनाउंस किया गया है, बायोडाइवर्सिटी सुपर ईयर। ठीक है, तो 2020 ईयर वाज अर्लियर अनाउंस्ड एज बायोडाइवर्सिटी सुपर ईयर। ठीक है, therefore several events are being conducted based on the biodiversity. It include World Wildlife Day as well. This year the World Wildlife Day is being celebrated under the theme. तो ये आपका थीम है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमको एमसीक्यू के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आप टिक करेंगे 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और दिस ईयर का जो थीम है वो आपका ये थीम है, थीम क्या है, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो आपके एमसीक्यू के एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या तो आपसे वो डे पूछ सकते हैं और या आपसे वो क्या पूछ सकते हैं, थीम पूछ सकते हैं, तो दोनों ही आपको प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, अच्छा यहीं से अगर आप देखो तो द डे इज बीइंग सेलिब्रेट बाय सेवरल लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इट इंक्लूड्स यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट कर रहा है, CITES ये भी एक एनवायरनमेंट को लेकर आपका एक इंस्टीट्यूशन है वो सेलिब्रेट कर रहा है, और रीजनल और नॉन गवर्नमेंट यानी कि NGOs भी जो है इसको क्या कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है। ठीक,
अच्छा, मार्च 3 को ही क्यों चुना गया, किस तौर पे, अगर मैं इसको ऐसे करके यहाँ से लिंक कर दूं कि मार्च 3 को ही क्यों चुना गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पे, तो उसका आंसर यहाँ है ऑन मार्च 3 1973 आपका साइट्स वाज अडॉप्टेड, CITES। अब इसका फुल फॉर्म अगर आप देखें तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना। तो तो यहाँ से देखो एक और क्वेश्चन मिल गया। अगर आपके एग्जाम में आए कि साइट्स कब आपका अडॉप्ट किया गया था, तो आप टिक करेंगे 1973 को। ठीक है, ये 73 वही है जब आपका प्रोजेक्ट टाइगर क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो दोनों का साल जो है वो आपका क्या हो गया, सेम हो गया। तो अगर एग्जाम में आएगा तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से देखो दोनों चीजों को हम लोग बता रहे हैं, फ्लोरा को भी और फिनो को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। ठीक है, नेशनल चंबल सेंचुरी डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन, यानी कि अगर अब आपने इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है तो वहाँ पर कई आपकी जो कमर्शियल एक्टिविटी है और कई जो आपकी ह्यूमन एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से रोक दी जाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑन 2 मार्च 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड नेशनल चंबल सेंचुरी, ये जो आपका एमपी में है नेशनल चंबल सेंचुरी। देखो हमें एक किसके लिए, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन मिल गया। एग्जामर आपसे पूछ सकता है कि नेशनल चंबल सेंचुरी कहाँ पर है, तो आप टिक करेंगे एमपी के लिए। और किस चीज के लिए फेमस है, दिस सेंचुरी इज होम टू गैंजेटिक डॉल्फिन एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल्स, यानी कि नेशनल चंबल जो सेंचुरी है दो चीज़ों के लिए आपको प्रोटेक्ट करनी है, दो चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं। पहला आपका डॉल्फिन, डॉल्फिन आपको पता है क्या है, फिश नहीं है स्टूडेंट्स, ये क्या है, मैमल है। और दूसरा आपका घड़ियाल। ठीक है, और कौन बताए, और घड़ियाल क्या है आपका, ये आपका रेप्टाइल है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, देखो बायो का भी मैंने यहाँ से कवर अप कर लिया। तो एग्जाम में आ जाएगी घड़ियाल क्या है, रेप्टाइल, और डॉल्फिन क्या है आपका, मैमल, ना कि फिश। ठीक है, मैमल के अंदर आता है। अच्छा, फिर इसी को देखें, द सेंचुरी इज होम टू नेचुरली लिविंग घड़ियाल, 75% ऑफ घड़ियाल लिव इन दिस सेंचुरी। इट ऑल्सो हार्बर्स 180 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ काफी आती है। फ्रेश वाटर गैंजेटिक डॉल्फिन, इको सेंसिटिव जोन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजॉर्ट होटल अदर रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था। फिर ये जो नेशनल चंबल सेंचुरी है मेन तौर पे तो आपका एमपी में है, लेकिन ये इसका जो पूरा वो है एरिया, अगर आएगा एग्जाम में तो राजस्थान में थोड़ा पार्ट, थोड़ा आपका एमपी में और थोड़ा आपका यूपी में। ठीक है, तो 3 स्टेट टिक करके आओगे, अगर तीनों में मेन पूछेगा तो एमपी टिक करके आओगे। और इको सेंसिटिव जोन, देखो यहीं से एक और चीज हमको मिल जा रही है हमारे एमसीक्यू के लिए कि इको सेंसिटिव जोन क्या होती है। द इको सेंसिटिव जोन्स आर प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं दैट एज द शॉक एब्जॉर्बर्स। तो हो सकता है कि एमसीक्यू में सीधे आपसे पूछ ले कि आउट ऑफ दीज 4 विच वन इज शॉक ऑब्जर्वर इन एनवायरमेंट टर्मिनोलॉजी, तो आप क्या टिक करेंगे, इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, बाकी इसके पीछे बहुत डिटेल में उसको नहीं पढ़ना, बस रट्टा मान लिया कि इको सेंसिटिव जोन को शॉक एब्जॉर्बर भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एकम फेस्ट इवेंट टू प्रमोट क्राफ्टमैनशिप एंड प्रोडक्ट्स ऑफ दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स। तो बस इसमें जो मेन चीजें वो करना है कि जो आपके दिव्यांग होते हैं, यानी कि किसी ना किसी वजह से या बॉडी का कोई पार्ट उनका हैंडीकैप्ड है, तो ये दिव्यांग ये दिव्यांग आपको पता होगा, हमारे पीएम मोदी ने नाम दिया है कि भाई उनको हैंडीकैप ना कहें, उनको क्या कहें, दिव्यांग कहें। तो दिव्यांग जो चीजें बनाते हैं वो बिके आपका, उसके लिए आपका ये कौन सा फेस्ट किया, ईकाम फेस्ट। ठीक है, तो जो मेन मैंने अंडरलाइन कर रखी है उसको मैं पढ़ देता हूँ। अ वीक लॉन्ग फेस्टिवल कॉल्ड एकम, product of Divyang artists and entrepreneurs. More than 80 Divyang entrepreneurs and artists participate in this event. Focus क्या था, event focus to promote knowledge and entrepreneurship of Divyang. ठीक है, अच्छा, और ये जो ये ई काम फेस्ट है या फेस्टिवल बोल लो, ई काम फेस्टिवल, ई काम फेस्टिवल। ठीक है, ये किसने कंडक्ट करवाया था, तो वो है आपका ये क्या, नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि कब बना था, 1997 में बना था। तो यहाँ से आपको 2 से 3 फैक्ट्स मिल गए जो आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, स्टार रेटिंग प्रोग्राम फॉर लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर एंड डीप फ्रीजर लॉन्च्ड।
देखो यहाँ से हमको 2-3 चीजें मिलेंगी। सबसे पहला आप ये समझो कि बिजली बचाने के लिए आपका ये जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसको आप लोग शॉर्ट में लिखा होता है BEE, ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये क्या देता है, स्टार रेटिंग देता है, ठीक है, स्टार रेटिंग जितने भी आपके क्या है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो जितना ज़्यादा स्टार रेटिंग में, जैसे 2 स्टार होता है, 3 स्टार होता है, 4 स्टार होता है, 5 स्टार होता है, उस हिसाब से अगर मान लीजिए कोई फैन है वो 5 स्टार का है, तो उसकी जो एनर्जी की एफिशिएंसी होगी वो बहुत अच्छी होगी, बहुत कम बिजली में आपको ज़्यादा आउटपुट देगा। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना कि इनिशियली अगर आप 5 स्टार को एसी परचेज करते हैं 1 टन का फॉर एग्जांपल, वो आपको मोर देन 50,000 का पड़ेगा। लेकिन वही आप 1 टन का एसी अगर 2 स्टार का परचेज करते हैं तो आपको वो 25 या 30,000 में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार रेटिंग बढ़ने से ध्यान रखना उसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। तो वही है। ऑन March 2nd, 19th फाउंडेशन डे, द BEE ऑपरेटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर रेटिंग प्रोग्राम फॉर लाइट कमर्शियल एयर कंडीशन, LCAC के लिए और डीप फ्रीजर के लिए लॉन्च किया है। यानी कि ये भी जब आप मार्केट में आएंगे तो स्टार रेटिंग के बाद आएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट 2 साइट्स टू इंक्लूड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 साइट्स को नॉमिनेट किया है यूनेस्को को कि उनको वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखे, अब उनके ऊपर है। और ये 2 साइट्स कौन सी है, सबसे पहली साइट है आपकी धौलावीरा, ये हड़प्पन सिटी है, और दूसरा है मॉन्यूमेंट्स एंड फोर्ट्स ऑफ द डेक्कन सुल्तान। तो भाई ये जो धौलावीरा है ये कहाँ पर है, गुजरात में है। तो एक बार देखो एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये धौलावीरा है गुजरात, ये धौलावीरा किसकी है, इट बिलोंग्स टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखो यहाँ से अगर एग्जामिनर ने ये न्यूज़ देखी होगी तो हो सकता है कि इस बार इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वो चीज़ें। और या फिर सीधे करंट अफेयर से पूछ ले कि किस इंडस वैली सिविलाइजेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किया है, किसके लिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, तो धौलावीरा के लिए। और या तो थर्ड क्वेश्चन आ जाए कि धौलावीरा कहाँ पर है, तो आप टिक करेंगे गुजरात, ठीक है। देन आपका ये डेक्कन सुल्तान जो है वो 5 मेजर किंगडम थे, और ये आपके रूल बिटवीन विंध्या रेंज एंड कृष्णा रिवर। तो इसको अगर आपको देखो, यहाँ देखो जहाँ मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ अंडरलाइन, ये जो सुल्तान दिल्ली सल्तनत थी ये कह रहा है कि विंध्या रेंज और कृष्णा रिवर के बीच में थी। तो ये हम इंडिया का मैप बना लेते हैं एक नीचे का, साउथ इंडिया का, यहाँ आपकी क्या है, विंध्या रेंज है ऊपर, ठीक, और गोदावरी कृष्णा ये रिवर है आपकी, यहाँ पे ये कृष्णा रिवर है। तो यहाँ का जो पूरा रीजन है वो आपका किसके अंडर में आता था, दिल्ली सुल्तान के अंडर में आता था। तो उसमें आपका बिदर फोर्ट है, बीजापुर मॉन्यूमेंट्स है, गोलकुंडा फोर्ट है और गुलबर्गा फोर्ट है। इन सब को डिमांड की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस में रखा जाए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ से करंट अफेयर्स का ये 2 क्वेश्चन तो बन ही रहा है, साथ में प्लीज आप लोग इनका जो एग्जैक्ट लोकेशन है, शहर जो इनकी सिटीज है पर्टिकुलर, ये अलग अलग जगहों पर है, बिदर फोर्ट कहाँ पर है, बीजापुर मॉन्यूमेंट कहाँ पर है, गोलकुंडा फोर्ट किला कहाँ पर है, गुलबर्गा किला फोर्ट कहाँ पर है, इसको आप लोग सर्च करेंगे और इसके क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। लोकसभा स्पीकर लॉन्च्ड सुपोषित माँ अभियान टू क्रिएट माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया। देखो आज भी हमारे यहाँ अकॉर्डिंग टू WHO भी है और अकॉर्डिंग टू UNO, इंडिया में आज भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ माल न्यूट्रिशन के केसेस आते हैं, ठीक है, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या नहीं मिलता उनको, न्यूट्रिशन खाना नहीं मिलता, कार्बोहाइड्रेट मिलता होगा पर खाना नहीं मिलता। तो अगर हम देखें इस प्रोग्राम के तहत सुपोषित माँ अभियान, जो भी आपकी माएँ हैं जो कि माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं, कई हैं जिनको इतना खाना अच्छा खाना नहीं मिल पाता, उसके लिए चलाया गया और उम्मीद की जा रही है कि पूरा भारत जो है इससे जल्दी से जल्दी तो माल न्यूट्रिशन के केसेस हैं उससे क्या हो जाएगा, फ्री जाएगा। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, द स्कीम इज लॉन्च टू हेल्प इंडिया अचीविंग इट्स टारगेट ऑफ माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बाय 2022। पता नहीं कब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसमें वो क्या करेंगे, उनको मिलेट फ्लोर देंगे, वीट, मेज, ग्राम, जगरी, लार्ज सोयाबीन जिसे प्रोटीन मिल जाए, ग्राउंडनट, घी, ग्राम, ठीक है, ओटमील, राइस। तो उम्मीद है कि ये खाने के बाद उनका जो माल न्यूट्रिशन है वो खत्म हो जाए। तो आपको यहाँ से 3 से 4 ऐसे फैक्ट्स मिले हैं जो आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मार्च 2020 का सेकंड लेक्चर था जिसमें मैंने ये क्वेश्चन कवर अप किए हैं।
अभी मैं फिर अगले लेक्चर मार्च 2020 का ही लेके आऊँगा, 3rd और 4th लेक्चर, जिसमें लगभग इस पूरे महीने का हम लोग जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है करंट अफेयर्स की वो कवर अप करेंगे।